नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम संपूर्ण पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। इनके लिए अच्छे से कवर करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ के साथ इम्पोर्टेंट नोट्स को भी कवर करेंगे जिन्हें हमने बीच बीच में इंक्लूड कर रखा है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गणतंत्र का अर्थ होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता है वो गणतंत्र कहलाता है, जबकि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से होता है वह राजतंत्र कहलाता है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि संरचना में तो संघात्मक है, यानी कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण है, लेकिन भावना में एकात्मक है, यानी कि पूरा देश एक अखंड भारत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर कि निम्नलिखित में से ये कैसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा है वो हमें आयरलैंड के संविधान से प्रेरित करती है। देखते हैं हम कुछ नीति निर्देशक तत्वों को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले जो मूल अधिकार हैं और न्यायिक पुनरावलोकन है और राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो यूएसए या अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वहीं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में सम्मिलित होना, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां, कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं। वहीं संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हैं। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य रसिया से और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। इसका सही आंसर है फ्रांस की क्रांति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। भारत के संविधान का भाग नंबर जो 4 है वो किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूलभूत कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं वो संविधान के भाग नंबर 4 में आते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट्स भाग देखेंगे संविधान के, क्योंकि इनसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो भाग नंबर 1 में देश का नाम है और संघ और उसके क्षेत्र के बारे में है। भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वहीं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 4 में मूल कर्तव्य हैं और भाग नंबर जो 18 है वो आपात उपबंधों से संबंधित है और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
8, 10, 12 और 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान वर्तमान स्वरूप में बना था, जब मूल रूप से उस समय कुल 8 अनुसूचियां थीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। इसका सही आंसर है चतुर्थ अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के लिए स्थानों के आवंटन की बात कही गई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा की सीटों में आवंटन, जो कि चौथी अनुसूची से संबंधित है, पिछले प्रश्न में हमने देखा। संघ राज्य और संवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। भाषाओं के साथ, यानी कि जो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। वहीं दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ ये 10 नंबर अनुसूची से संबंधित है। जो अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है उनको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों से संबंधित चीजें हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान है। 7वीं अनुसूची जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, जहां पर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। वहीं 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई है, ये दल बदल के प्रावधान, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। वहीं 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। वहीं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई है, जो कि नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर पंचायतों से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यह अभी हमने पढ़ाई था। तो अनुसूची नंबर 10 यानी कि 10वीं अनुसूची में, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन की बात है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उससे संबंधित है। वहीं 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 385, अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड कि अनुच्छेद 385। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 355। 356 राष्ट्रपति शासन और 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, जबकि 15 में कहा गया है कि धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर प्रतिषेध का निषेध, और 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। वहीं 17 जो बताई दिया अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, और 18 में उपाधियों पर रोक लगाई गई है। सेना और शिक्षा सम्मान के अलावा सभी प्रकार के सम्मान पर रोक लगाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338A, 341, 16 और 82। इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 338A। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के
संगठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद 40 जो है, जो कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संसद को। कि किस नए राज्यों का गठन अथवा वर्तमान राज्यों के सीमाओं, नामों आदि में परिवर्तन करने का अधिकार हमेशा संसद के लिए है। संसद साधारण विधेयक के द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि संसद साधारण विधेयक के द्वारा इन कार्यों को कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के.एम. मुंशी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल और बीपी मेनन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर, जो कि तेलुगु भाषी था, बना है। और यहाँ पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिनों तक अनशन किया, भूख हड़ताल की, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब शुरू किया गया? जब 1953 में ये स्वीकार कर लिया गया धीरे धीरे कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, तो जब बहुत व्यापक रूप पुनर्गठन 1956 ईस्वी में शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि केवल भारतीय नागरिकता। जबकि कुछ जो देश हैं वहाँ, जैसे अमेरिका, वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। एक केंद्र सरकार द्वारा दी गई नागरिकता, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई नागरिकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज की समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24? इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 19 जो कि वाक, अभिव्यक्ति और बहुत सारी जो स्वतंत्रताओं से संबंधित है, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। वहीं अनुच्छेद जो 24 है वह बच्चों के कारखानों आदि में शोषण के से निजात दिलाने के लिए यह उनकी अभिरक्षा करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 से पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के बारे में, कि भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। जो 6 मौलिक अधिकार हैं अब, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, वहीं स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। इन 6 के अलावा जब मूल संविधान बना था तो एक और मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब वर्तमान में हटा दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि आता है अब आर्टिकल नंबर 300 का के अंतर्गत। तो अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का गारंटर है, अभिभावक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, रिट, अधिसूचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समादेश या रिट। कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसकी रक्षा के लिए समादेश या रिट जारी करता है। वहीं अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं यानी कि उच्च न्यायालय जाते हैं तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद नंबर 226 के तहत कुछ रिटें जारी कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ना कि अब मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो पहला ऑप्शन है व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल नंबर 19 में आता है। वहीं संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार और समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकारों में शामिल है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध कौन लगा सकता है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद। संसद अगर चाहे तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं उन पर कुछ प्रतिबंध जरूर लगा सकती है, उन्हें कुछ कम कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए जो नीति निर्देशक तत्वों का जो शामिल किए गए हैं संविधान में, वो उनका पर्पस यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के टी साहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, के टी साहा। प्रश्न नंबर 31 है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए डीपीएसपी को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32, सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता यानी कि कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A3, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 39A3 के अंतर्गत गरीबों के लिए सामान्य निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाज कल्याण, राज्य कल्याण के तत्वों को इंक्लूड किया गया है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 पर कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 40वां, 42वां,
44वां और 45वां? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को ध्यान दीजिए, के जरिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अध्याय, एक नया भाग जो है भाग 4A जोड़ा गया। इस भाग में अनुच्छेद है, सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को जो सामान्य या बुनियादी शिक्षा है उसका प्रावधान करेगा या शिक्षा दिलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 का, 50 खा, 51 का, 51 खा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 50 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी? इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इनके साथ 7 और लोग भी थे, जिसे मिलाकर ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण हुआ, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान का निर्माण का ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ड्राफ्ट कमेटी है, ड्राफ्ट कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और कुछ अन्य 3 समितियां देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 39 देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो तो बता ही दिए कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए, जब संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तब आप सब B.N. राव लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 40 कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने ये कहा था कि संविधान में प्रस्तावना इंक्लूड होनी चाहिए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संसद बनती है, यानी भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो ध्यान दीजिए, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। और संसद का निर्माण होता है तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, और फिर इसके बाद 2 सदन होते हैं, एक जिसे लोकसभा कहते हैं यानी कि, और दूसरा राज्यसभा कहते हैं। तो इस प्रकार एक संसद का निर्माण होता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा, कोई भी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा से दोनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देता है तभी कोई विधेयक नियम या कानून बनता है। इसीलिए अगर भारतीय संसद के अंग पूछे जाएं तो आप बताएंगे भारतीय संसद के 3 अंग हैं, और भारतीय संसद का जो निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। प्रश्न नंबर 42 है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? यानी कि जो संसद के अधिवेशन होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम कितना टाइम गैप हो सकता है? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिकतम 6 माह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 43, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष,
राज्यसभा का सभापति। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत ये प्रावधान है कि साधारण विधि, सिर्फ ध्यान दीजिए, साधारण विधेयक से संबंधित, धन विधेयक या वित्त विधेयक से संबंधित नहीं, साधारण विधेयक से संबंधित कोई विषय है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। संयुक्त संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो हमने अभी बताया था संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 45। संसद की कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? यानी कि किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कितना होता है जिसके लिए तभी कार्रवाई प्रारंभ की जाती है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। तो सही आंसर है 1/10। जैसे लोकसभा में 550 मेंबर हैं तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए 1/10 यानी कि कम से कम 55 मेंबर्स का होना आवश्यक है, तभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो 55 को गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 46। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम व्यक्ति की जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 47। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति या ऑब्लिक उपराष्ट्रपति भी, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित, इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है या निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो कहाँ जाया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो सही आंसर है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 48। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधायिका यानी कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, यानी कि वोटिंग कौन कौन करता है? तो वोटिंग करते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, और साथ ही राज्य विधायिकाओं के, सिर्फ विधानसभाओं के, ना कि विधान परिषदों के। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी सदन का कोई भी मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 49 की कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, यानी कि जो कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 50। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 51। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है तो कितने दिनों में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, या रिक्ति किसी भी कारण से हुई हो? 30 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। तो इसका सही आंसर है मैक्सिमम 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना आवश्यक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 52, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण कर सकता है? ऐसी परिस्थिति एक बार आई थी, तो ऐसी परिस्थिति में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। हमने अभी क्लियर किया था कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 54, राज्यसभा की बैठकों का सभापति या कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठकों का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान दीजिए, जबकि उपराष्ट्रपति उस सदन के सदस्यों द्वारा ना कि चुना जाता है और ना ही उस सदन का सदस्य होता है, फिर भी राज्यसभा की बैठकों का जो सभापति होगा, जो सभापतित्व करेगा, वो उपराष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न पर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 56, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है संसद। जैसे उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ संसद उसके पदावधि को समाप्त होने से पूर्व हटा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 57, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। इसके सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, गलत। 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, यानी 6 वर्ष के लिए सदस्य रहते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, यानी कि नए सदस्यों का आगमन होता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 58, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12, 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में खेल, साहित्य और विज्ञान, इनसे संबंधित जो विशेष लोग हैं उन 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 59, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 60, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। अभी हमने बताया था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा, विधानसभा, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ध्यान दीजिए फिर से कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लोकसभा हो या विधानसभा, और जबकि राज्यसभा हो या विधान परिषद, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 61 है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अभी हमने बताया था राज्यसभा जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यसभा द्वारा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन, 6 महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 14 दिन। हालांकि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत कम, कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। वो कोई सजेशन दे सकता है राज्यसभा, लेकिन उसके लिए लोकसभा स्वीकार करे या ना करे ये उनका स्वामित्व है। फिर भी अगर लोकसभा कोई भी धन विधेयक राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा के लिए अनिवार्य है कि वह 14 दिन के अंदर उस विधेयक को लोकसभा के लिए लौटा दे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 63, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547, 550। इसका सही आंसर है 550। पहले इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 552 थी, लेकिन जो दो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के चुने जाते थे उन्हें सन 2020 से हटा दिया गया है और वर्तमान में अब जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 550 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 64, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 वर्ष। किसी व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न नंबर 65, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री की सलाह पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान का कोई भी धन संबंधी विधेयक सबसे पहले से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 67, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हालांकि प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने दल का सबसे जो विश्वास मत हासिल करने वाला नेता होता है, यानी सबसे बड़े दल का जो विश्वास मत हासिल करने वाला अपने दल का नेता होता है, लेकिन उसको जो नियुक्ति या शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 68, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसका सही आंसर है कम से कम 25 वर्ष, क्योंकि एक एमपी बनने के लिए, एमपी मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 69, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ना कि लोकसभा और ना कि लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य हो, फिर भी वह मंत्री बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। कितने समय तक? तो मैक्सिमम ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन उन 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना होगा, तभी वह आगे मंत्री पद पर आसीन रह पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 70, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा के प्रति। आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 75(3) के तहत ये प्रावधान है कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 71, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर है जो लोकसभा का स्पीकर है, जिसे स्पीकर सामान्य तौर पर बोलते हैं, वो लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंपता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 72, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य, मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित लोकसभा सदस्य, राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना हो तो जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वह लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73, लोकसभा में किसी यहाँ पर विधेयक होगा, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को कौन प्रमाणित करता है और किसका मत, यानी कि किसका मत जो है वो फाइनल होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 74, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है?
राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 का अंतर्गत आता है, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। और ये किसी भी सदस्य ना होते हुए, किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए फिर भी संसद की कार्रवाई में भाग लेने का इसे अधिकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 75, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी कि वॉच डॉग के रूप में की जाती है? महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एडवोकेट जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है जो लोक धन है यानी कि जो धन व्यय हो रहा है उसकी निगरानी करना, इसीलिए इसे वॉच डॉग या संसदीय प्रहरी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही आंसर है प्राक्कलन समिति। इसमें कोई भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है लोक लेखा समिति, इसका कार्य जैसा कि धन का जो व्यय होता है उस पर निगाह रखना या उसको देखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 78, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष। इसका सही आंसर है पहला 65 वर्ष। जबकि उच्च न्यायालय की बात की जाए तो वहां आप 62 वर्ष ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 79, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? आप स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। इसका सही आंसर है कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं है, इसकी वैधता पुनरीक्षण करना न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 80, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किस बात को यहाँ कभी कभी बाद आता है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि वह फंडामेंटल राइट्स में तो संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये किस बाद में कहा गया था? केशवानंद भारती का मामला, गोलकनाथ का मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला, गोपालन का मामला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केशवानंद भारती का मामला 1973 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 81, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 83, कि राज्यपाल का पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार उसके जितना चाहे उतने समय तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 84, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेदों की कौन, निर्वाचन की बात की गई है कि विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 170। ठीक है, देखिए विधानसभाओं का जो गठन है वो अनुच्छेद 138 में विधानसभा का गठन किया गया है, वहीं 169 में विधान परिषद का गठन किया गया है।
ठीक है, विधान परिषद का गठन की बात है। वहीं अनुच्छेद 170 में विधानसभा के जो निर्वाचन की बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 कि केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन भूमिका निभाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। इसका सही आंसर है वित्त आयोग। यहां पर ध्यान दीजिए कि जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 86 भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष के लिए, 60 वर्ष की आयु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 87 कि सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है राजस्व वितरण से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। इसका सही आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से मतलब है सरकारिया आयोग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? राष्ट्रपति, संघीय संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल। इसका सही आंसर है संघीय संसद। यानी कि जो शक्तियां होती हैं, यानी कि अनुसूची नंबर 7 में, अनुसूची नंबर 7 में या 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिनके विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है। राज्य सूची वह होती है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स नियम बना सकती है जिन विषयों पर। संवर्ती सूची जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शक्तियाँ बच जाती हैं जो इन तीनों के अंतर्गत नहीं आ पाती। वो शक्तियाँ संघीय संसद या केंद्र सरकार के लिए प्राप्त होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वन संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, गलत है। स्टॉक एक्सचेंज जो है संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। पोस्ट ऑफिस संघीय सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। देखिए वन है, शिक्षा है, ये सब आते हैं संवर्ती सूची के अंतर्गत। वहीं पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये सब आते हैं संघीय सूची के अंतर्गत। जहाँ जबकि लोक स्वास्थ्य है, कारागार है, जेल है, पुलिस है, ये सब आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात होगी तब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 352 अनुच्छेद। 356 बता ही दिया था मैंने, राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल और 368 संविधान संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? यानी कि दल ही नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 कि दल बदल विरोधी कानून जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 51वां, 52, 53, 54। पहले ही बता चुके हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93 के संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए। 42वां, 44वां, 52वां और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 72 में संविधान संशोधन द्वारा, 62 में संविधान संशोधन द्वारा, 61 में संविधान संशोधन द्वारा, 71 में संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा पहले जो कि मत देने की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 1989 के चुनावों में लागू हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 95 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। 84वां, 86वां, 92वां, 100वां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा। इसी के साथ साथ एक मौलिक कर्तव्य जो कि 11 नंबर जोड़ा गया, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक अपने पाल यानी अपने बच्चे को बुनियादी शिक्षा हासिल कराएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 96, 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? 10%, 8%, 12%, 15%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 15%। यानी कि कोई भी सदन जिसमें मैक्सिमम जितने सदस्य होते हैं उनके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं बन सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 97, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को भारत में स्थापित किया था? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की सिफारिश की थी, 2 स्तरीय पंचायती राज की, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय, जो आप देखते हैं पंचायती राज, पहले जिला लेवल होता है, उसके बाद पंचायत लेवल और थर्ड पर आपको आता है ग्राम लेवल। तो ये जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, इसको शुरू करने का या इसकी सिफारिश करने का जो श्रेय 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 98 है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना या कराना निर्भर करता है जिलाधिकारी, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो इसका जो सही आंसर है राज्य सरकारें आती हैं। ठीक है, राज्य सरकारें ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर एवं जिला जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, इनके जो चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मुख्य निर्वाचन आयोग से या निर्वाचन आयोग जो भारत सरकार है उससे संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99 कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। इसका सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है राजस्थान के नागौर में, और ये 1 अप्रैल, आप समझिए 1 अप्रैल 1993 से 1 अप्रैल 1993 से, ठीक है, परिवर्तित किया गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।